हेलो गाइस, टुडे करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है G7 कंट्री के बारे में। हाल ही में G7 कंट्री की मीटिंग हुई थी। कहाँ G7 कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी? जापान के शहर टोक्यो में। वहाँ उन्होंने डिस्कस किया कि किस प्रकार से अभी जो इजराइल और हमास के बीच में टकराव हो रहे हैं किस प्रकार से उसे रोका जा सकता है। तो ये तो न्यूज़ थी। अब जान लेते हैं G7 कंट्री के बारे में। G7 कंट्री के बारे में जान लेते हैं G7 कंट्री में कौन कौन से देश शामिल है। दरअसल G7 कंट्री में 7 देश शामिल है। पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रसिया को 2014 में रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था, एनेक्सेशन किया था। उसके बाद में रसिया को हटा दिया गया है, तो G8 से G7 बन गया। तो G7 में कौन कौन से देश है? G7 देश में जर्मनी, इटली, जापान, उसके अलावा फ्रांस, कनाडा, US, UK। 7 देश आपको याद रह जाएंगे। जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, कनाडा, US, UK। इजीली आपको याद रह जाएगा। रसिया 2014 से पहले था, लेकिन 2014 में रसिया को हटा दिया गया है। इसके बाद आप लो G20 के बारे में। G20 में 20 देश है, 20 देश में प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। अभी रिसेंट में जब इंडिया ने होस्ट किया था तब अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर दिया गया था। तो ये आप जान लो कि G20 में कौन कौन शामिल है। G20 में पहले 20 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन तो है ही, इसके अलावा अफ्रीकन देशों का एक यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन, उसको भी अभी शामिल कर दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नहीं, नेक्स्ट हमारी पहले की न्यूज़ थी जिसमें इंडिया प्लस US 2+2 मीटिंग थी ना। उसमें हमें बताया था कि इंडिया की 2+2 मीटिंग 4 देशों के साथ। कौन कौन से बताए थे उन्हें? इंडिया की बताई थी। एक तो क्वाड की कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रेलिया, US, उसके अलावा बताया था जापान। इन तीनों देशों के अलावा हमने बताया था कि रसिया के साथ भी इंडिया की 2+2 की मीटिंग होती है, लेकिन अब मैं UK के बारे में बताना भूल गया था। ठीक है, तो इंडिया की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, रसिया, इसके अलावा 2+2 मीटिंग होती है UK के साथ भी होती है। टोटली 5 देशों के साथ में इंडिया की 2+2 मीटिंग कितने देशों के साथ होती है? 5 देशों के साथ में। कौन कौन से देश है? ऑस्ट्रेलिया, जापान और US। ये याद रह जाएंगे क्योंकि क्वाड के पार्ट है। तो क्वाड के 3 देश, चौथा है रसिया, 5वां UK। ये 5 देशों के साथ में मीटिंग होती है। ये जान लिया। पहले की मीटिंग जो मिस्टेक थी उससे सुधार लेना आप। जो 5 देशों के साथ में 2+2 मीटिंग होती है, 4 नहीं 5 देशों के साथ में। लिख लेना आपके नोट्स में भी और सुधार लेना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया हाइपरटेंशन मैप के बारे में। ठीक है, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अभी अपना डेटा दिया है, जो भी अपना डिस्कशन चल रहा था जामा नेटवर्क के साथ में, तो वहाँ उन्होंने एक किया है। तो WHO की रिपोर्ट में कहा गया इंडिया के 18 करोड़ प्लस लोग हैं वो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उसमें से कुछ 37% लोग हैं, इन्होंने ये ट्रीटमेंट 3730% लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ओनली 15% लोग हैं ना, उनको ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उसको कंट्रोल में ले सके, बाकी लोग कंट्रोल में नहीं ले सके। तो काफ़ी सीरियस इश्यू है। अगर इसे सॉल्व कर दिया जाता है ना, 4.6 मिलियन लोगों को बचाया जा सकता है 2040 से। मीन्स न्यूज़ में ये है कि जो फैमिली हेल्थ सर्वे है उन्होंने डेटा दिया है कि WHO के अकॉर्डिंग 18 करोड़ लोग हैं वो सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहे। कौन सी प्रॉब्लम है? वो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। अगर इसे सॉल्व कर लिया जाता है 4.6 मिलियन लोगों को इस बीमारी से बचाया जाता है ना, तो 4.6 मिलियन लोगों को डेथ से भी बचाया जा सकता है 2040 तक। तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। अभी नीचे आप देख लो ये प्रॉब्लम होती क्यों है, मतलब जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो क्यों होती है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। दरअसल इस प्रॉब्लम के पीछे काफ़ी रीज़न जिम्मेदार है। उसमें से सबसे पहले एक आपका वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। एक आपकी एज ज़्यादा है तो भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा क्या होता है, आपका वर्क ऐसा है कि आप एक जगह बैठे हो, इनएक्टिव हो, तो भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स होती है। देखो आप जेनेटिक प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, इनएक्टिव हो, आप ओल्डर एज के हो, आप ज़्यादा सॉल्ट का सेवन करते हो, एल्कोहल का सेवन कर सकते हो, इन सब के अगर ये यूजेज हो है ना तो आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? आप ब्लड हो सकते हो, आपको दिखना विजन हो तो आपको ब्लड हो सकता है, मतलब अंधेपन हो सकता है, आपको चेस्ट में पेन हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है। इस प्रकार की आपको बीमारियाँ हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? आपको वेट लॉस करो। ठीक है, वेट लॉस के कारण सॉल्ट के कारण होते हैं, सॉल्ट कम खाओ, मेंटेन भी करो अपनी हेल्थ का इश्यूज होता है, हेल्थ को मेंटेन करो, जिम करो आप वगैरह, एक्सरसाइज करो, टोबैको का सेवन कम करो, एल्कोहल का सेवन कम करो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, जिससे आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो, सुधार ला सकते हो। ठीक है, हिंदी में देख सकते हो आप, परिवार स्वास्थ्य कार्य WHO की रिपोर्ट में 18 करोड़ से जो ज़्यादा लोग हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान है। 37% लोगों ने इसका निदान कर पाते हैं, 30% लोग इलाज शुरू करते हैं और 15% लोग हैं इससे जो हाई ब्लड प्रेशर है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, अगर इंडिया इसमें सुधार करता है 4.6 मिलियन लोगों को बचा सकता है 2040 तक। ठीक है, ये इंडिया इसके बारे में है। अब इसमें देखो एक टर्म होता है कि हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट कब होता है। ठीक है, ये क्या सीन है, मतलब अगर आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर में
140 और 90 इसके बीच में रहता है। 140 और 90 क्या टर्म है कि जब आपका जो ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन है उसमें जब जो हार्ट होता है ना, हार्ट का जब संकुचन होता है वो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, उस दौरान जो आपका ब्लड होता है ना, मतलब ब्लड का यूँ सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन जब ये हार्ट है वो सिकुड़ रहा है तो ये ब्लड है ना, जो हार्ट होता है इसकी वॉल्व है वहाँ पे प्रेशर देता है। ये सिकुड़ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर दे रहा है, तो अब ये प्रेशर कितना दे रहा है, अगर वो प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा दे रहा है, अगर वो प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा दे रहा है तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। और 120 है तो वो नॉर्मल है, 120 से ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर है। वैसा ही होता है जब ये, एक बार इसको मिटाने दो फिर आपको बताता हूँ। मीन्स सिंपल सी बात है कि ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ से ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो ये अब सिकुड़ रहा है, ठीक है, सिकुड़ रहा है तो ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है ये प्रेशर देता है, ब्लड इस सर्कुलेशन के दौरान प्रेशर देता है इसके वॉल पर। ये प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है। 120 है तो नॉर्मल है, और यही सिकुड़ने के बाद भी फिर रेस्ट फेस में आता है, ठीक है। पहले तो सिकुड़ा तब 120 होना चाहिए था, लेकिन उससे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, अभी रेस्ट फेस में आ रहा है। सिकुड़ने के बाद वापस खुलेगा ना, ऐसे खुलेगा तो अभी ये कितना होना चाहिए, 80, मतलब सिकुड़ने टाइम होता है 120 होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, और ये खुलता है अभी रेस्ट पीरियड में आ रहा है तब होना चाहिए 80। अब 80 से ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको ये टोटली कहा जाता है 120 और 80 के बीच में है तो नॉर्मल है, 120 और 80 से ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर है। और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को मैं जब ये 140 से 90 के बीच में है तो हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्यों होती है, मोटापा होता है, इनएक्टिविटी होती है, एज ज़्यादा है, आपकी आनुवंशिकी भी हो सकती है, गलत पदार्थों का सेवन कर रहे हो, नमक ज़्यादा खा रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सीने में दर्द होता है, धुंधली दृष्टि हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है। क्या करना चाहिए, जिनसे होता है वो चीज़ मत करो, नमक खाने से होता है नमक मत करो, नमक मत खाओ, और ऐसे पॉजिटिव ऐसे अच्छे आहार खाया करो, वेट कम करो, फिजिकल एक्टिविटी किया करो, ये सब करने से हो सकता है। हाइपरटेंशन को कम करने के लिए इंडिया ने कुछ स्टेप लिए, हाँ हाइपरटेंशन को करने के लिए इंडिया ने स्टेप लिए। इंडिया का पहला स्टेप है हाइपरटेंशन, इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या है, इस इनिशिएटिव ने, ये 5 साल का इनिशिएटिव है, इसमें क्या होगा कि जो इंडिया की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, उसके साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्टेट गवर्नमेंट और WHO ये सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, 25/25 का लक्ष्य है, 25/25। ये क्या है, ये टारगेट क्या, 25/25 का टारगेट क्या है। इसमें क्या होगा कि 2025 तक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे लोग में नहीं फैलती, ऐसी बीमारियों को 25% तक कम करना। कब तक, 2025 तक। 25/25 टारगेट क्या है, तो ये टारगेट है कि इसके माध्यम से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है उसको 25% कम करना है। कब तक, 2025 तक। 2025 तक 25% कम करना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, ये 25/20 का गोल है। और इसके साथ साथ ये तो चल ही रहा है, IHCI मतलब इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इसी का ये पार्ट है। और UN को इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए UN ने इंडिया को सम्मानित भी किया था, अवार्ड भी दिया था। और इंडिया की ये टारगेट है उसे अचीव करने में काफ़ी हेल्प भी हुई है, इंडिया ने काफ़ी अच्छी भी काम करा है, ठीक है। हिंदी में आप देख लो, इंडिया का जो प्रोग्राम है उच्च नियंत्रण प्रोग्राम, उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रोग्राम या पहल बोल सो, उसे 5 साल की पहल है। किस किस की है, परिवहन कल्याण मंत्रालय, उसके साथ में चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, राज्य सरकार है और WHO भी शामिल है। इसमें क्या करता है, इसमें जो रणनीतियाँ बनाते हैं तुरंत उसे एक्टिव कैसे करना है, और उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिसीजन उसको 25% कम करना। कब तक करना, 2025 तक। ये गैर संचारी बीमारी क्या होती है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है, वो गैर संचारी होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। और इंडिया को इसके लिए अवार्ड भी मिला है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की, सबसे पहले रिपोर्ट को रिलीज किसने किया, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो है UN का एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, UN का एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने रिपोर्ट कौन सी दी है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या क्या गया, इस रिपोर्ट में काफ़ी सारे फैक्ट दिए गए, इसमें से एक मस्ट फैक्टर दिया गया है वो है हिडन कॉस्ट। अब हिडन कॉस्ट क्या होती है, आप जब कुछ काम करते हो ना, जब आप कुछ चीज़ें लेने गई तो उसका कॉस्ट लगती है आपको, ठीक है, कुछ काम कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट लग रही है। तो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आपको शो हो रही है, वो होता है शो कॉस्ट है। लेकिन एक ऐसी कॉस्ट जो आपको दिख नहीं रही, वो होती है हिडन कॉस्ट, मीन्स ऐसी कॉस्ट जो आपको शो नहीं हो रही है। अब क्या होता है कि हिडन कॉस्ट काफ़ी प्रकार की होती है, हिडन कॉस्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक इन्वायरमेंटली कॉस्ट हो सकती है, आपकी सोशली कॉस्ट हो सकती है, इकोनॉमिकल कॉस्ट होती है। अब पहले इन्वायरमेंट कॉस्ट कौन सी है,
इन्वायरमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें क्या होता है कि आप इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हो। लाइक आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, आप फ़ोन को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो इसमें इन्वायरमेंट को डैमेज इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है? बैटरी बनेगी तो उसका पॉल्यूशन होगा, वो इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। आप व्हीकल बना रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित हो रही है, इससे इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है। तो आप ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करते हो जिससे इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को डैमेज होता है। ये इन्वायरमेंटली कॉस्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है। ये एक हिडन कॉस्ट है जो इन्वायरमेंटली हिडन कॉस्ट है। ठीक है। सेकंड है सोशली हिडन कॉस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें आप मतलब भारत की जनसंख्या मोस्टली ये भारत में प्रीवेलेंट है। ठीक है। तो इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है कि ये पॉपुलेशन किसी या तो बीमारी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अपना जो प्रोडक्टिविटी होता है वो दिन में 24 घंटे काम करते हैं। माने कि 24 घंटे में से वो 12 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन इनमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। कमी क्यों है प्रोडक्टिविटी में? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी का फुल यूज नहीं हो पाता है। ये सोशली हिडन कॉस्ट में आता है, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है। लोग अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी का यूज नहीं कर पाते क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सोशली हिडन कॉस्ट है। इकोनॉमिकल हिडन कॉस्ट क्या है? तो इकोनॉमिकल लॉस होता है, जो रेवेन्यू मनी के टर्म में लॉस होता है, वो इकोनॉमिकल हिडन कॉस्ट है। और यही सारा इस आर्टिकल में दिया गया था और रिपोर्ट में भी यही बताया गया था। और इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूट है इंडिया का? तो इंडिया हिडन कॉस्ट में वो 3rd नंबर पे आ गया। पहला नंबर किसका हिडन कॉस्ट में? इंडिया। पहला नंबर है चाइना का। चाइना अभी 20% जो हिडन कॉस्ट में है। दूसरा है यूएस का और तीसरे नंबर पे इंडिया आ गया है। हिडन कॉस्ट में इंडिया तीसरे नंबर पे है। ये दुख की बात, अच्छी बात नहीं है। ठीक है। ये पूरी रिपोर्ट के बारे में देखा था, हिंदी में देख लो आप। हाल ही में जो खाद्य संगठन है ना, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की। उन्होंने बताया कि हिडन कॉस्ट बढ़ गया, इंडिया का तीसरा नंबर आ गया। हिडन कॉस्ट बहुत सारी टाइप की होती है। इकोनॉमिकल होती है, पर्यावरण होते हैं, और इकोनॉमिकल पर्यावरण बोल दिया, फिर से सोशली यानी सामाजिक हिडन कॉस्ट होगी, और तीसरी हो गई पहली है इन्वायरमेंटली यानी पर्यावरणीय, दूसरी है इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक, तीसरे सोशली यानी सामाजिक हिडन कॉस्ट। इकोनॉमिकल हिडन कॉस्ट कौन सी है? तो मनी के टर्म में जो हिडन कॉस्ट होती है। इन्वायरमेंटली हिडन कॉस्ट कौन सी है? इन्वायरमेंटली यानी पर्यावरण की हिडन कॉस्ट, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करना, नाइट्रोजन गैसों का उत्सर्जन करना, भूमि का परिवर्तन करना, पानी का अधिक उपयोग करना, ऐसे सारे पैटर्न यूज करना जिससे इन्वायरमेंट को लॉस होता है, इन्वायरमेंट को डैमेज होता है। ठीक है। तो भारत काफ़ी सारी ये डेटा दे रखा है। देखो भारत कितना हिडन कॉस्ट के मामले में है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखने की जरूरत नहीं है इतना। भारत योगदान का 3rd नंबर पे आ गया है। चाइना और यूएस के बाद में भारत 3rd नंबर पे आ गया। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है? न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में होने के काफ़ी सारे रीज़न है, क्योंकि इसमें कुछ चल रहा था कि मनी पैसे ज़्यादा लग गए थे, उसके बारे में। तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, वो इलेक्शन की वजह से चलता रहता, अपने लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए काम की चीज़ है कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ का है, उसमें क्यों बुलाया गया है? तो पहले प्रोजेक्ट के मैप के माध्यम से आप प्रोजेक्ट के बारे में जान लो। तो ये है तेलंगाना का मैप। तेलंगाना में यहाँ पे एक रिवर चल रही है, कौन सी? गोदावरी। ठीक है। यहाँ पे रिवर को देख लो, गोदावरी रिवर है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे एक नदी आ रही प्राणहिता, ये रिवर दोनों मिल रही है। तो यहाँ पे पानी का एक्सेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दो रिवर मिल रही है। ठीक है। और ये तो तेलंगाना का वो पार्ट है जहाँ पे रिवर आ रही है, जिससे वाटर काफ़ी है। और ये रीज़न है यहाँ पे वाटर कम है। तो अब यहाँ जहाँ वाटर कम है वहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ से वाटर इधर लेके आओ जाओ। लेकिन क्या है कि ये जो कालेश्वरम रीजन है ना, ये नीचे मीन्स मतलब इसकी जो है वो लैंड है वो नीचे की ओर है, और जबकि ये लैंड है वो ऊपर है, मतलब ऐसे ढलान है, इस ओर ढलान है। ठीक है। स्लोप है वो दूसरी कालेश्वरम की ओर है। तो रिवर का पानी ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, मतलब ऊपर से नीचे भेज सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर तो भेजना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? इलेक्ट्रिक के माध्यम से ऐसे प्रोजेक्ट बनाया गया जिससे यहाँ पहले पानी को ऊपर चढ़ाया जाएगा, फिर भेजा जाएगा, फिर वापस ऊपर चढ़ाएगा, फिर भेजा, ऐसे इलेक्ट्रिक के माध्यम से वाटर को सप्लाई किया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक से अपलिफ्ट करके भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाए। ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। और इस प्रोजेक्ट की कितने बेनिफिट है? बहुत सारा बेनिफिट है, वो आप देख भी सकते हो। ये गोदावरी नदी पे बन रहा है। देखो कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? गोदावरी नदी पर बन रहा है प्रोजेक्ट। कहाँ, कौन से राज्य में? तो तेलंगाना में राज्य में। और कौन कौन से बैराज बन गए इस पर? ये बैराज बने हैं मेडीगढ़, अन्नाराम, सुडीला, ये बैराज बने हैं। क्या विशेषता? बहुत सारी विशेषता। क्या बेनिफिट होगा? बहुत सारा बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट बहुत सारा, क्या बेनिफिट होगा? करोड़ों रुपए की लागत से बना है तो बेनिफिट तो होगा ही ना। बेनिफिट क्या है? सिंचाई हो जाएगी, काफ़ी किसानों को मदद होगी, वाटर का सही यूज़ हो पाएगा, ये सारा। तो ये बेनिफिट सेम ही होता है, ऑलमोस्ट पूछता नहीं है इतनी चीज़ें।
आपको सब पता ही होती है, इसलिए बेनिफिट वगैरह चीज झंझट में पढ़ना नहीं है। आपको सिंपल सी बताना है कि कौन सी रिवर पे बन रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, क्यों न्यूज़ में है, मैप देख लो, रिवर देख लो, ये चीज़ें देख लो, ये चीज़ें पूछी जाती है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वीमेन कैंपेन। ये कैंपेन पहले बात है कि कैंपेन किसने चलाया, तो महुआ मंत्रालय। महुआ मंत्रालय मीन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये प्रोग्राम चलाया है। कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम मीन्स कैंपेन है। कौन सा कैंपेन है, जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वीमेन कैंपेन। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये किसके साथ मिलकर बनाया और क्यों है, ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत है। सबसे पहले आप जान लो कि जल, ठीक है स्टार्ट करते हैं। जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वीमेन कैंपेन। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के बारे अंडर में है, सबसे पहले इसमें मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, महुआ मंत्रालय। ठीक है, महुआ मंत्रालय इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इस ये कौन सी मिनिस्ट्री, सॉरी कौन सी स्कीम के अंतर्गत है, तो अमृत स्कीम। हमारी एक अमृत स्कीम चल रही है, अमृत, उसके अंडर में ही ये लेके आए हैं जल दिवाली, जो वुमेन वाटर, वाटर फॉर वीमेन कैंपेन है, वो उसके अंडर में ही है। मिनिस्ट्री कौन सी रेस्पॉन्सिव, मिनिस्ट्री वही है, मैंने पहले बता दिया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होगा, तो किसी भी देखो विमेन होती है वो वाटर है या घरेलू कामों से काफ़ी जुड़ी हुई होती है मोस्ट ऑफ जगहों पर। तो इसमें क्या हो, वुमेन को एजुकेट किया जाएगा। वुमेन को एजुकेट इस टाइप से किया जाए कि वो वुमेन जो वाटर के रियल यूज़ है, वाटर जैसे कि शुद्ध पानी कैसे यूज़ करना चाहिए, कहाँ से शुद्ध पानी यूज़ करना चाहिए, कम पानी का कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, वाटर का रीयूज़ कैसे किया जाना है, रिसाइकल कैसे किया जाना, इसके बारे में वीमेन को एजुकेट करेगा। ये कैंपेन के माध्यम से वुमेन को एजुकेट किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए वुमेन को जागरूक किया जाएगा। अगर वुमेन जागरूक है तो वो काफ़ी नज़दीक होती है इससे जुड़ी हुई, तो वो काफ़ी से इससे अच्छे से हैंडल कर सकती है। उसको इस बारे में भी जागरूक किया जाएगा कि वाटर की प्रॉब्लम क्या होती है, वाटर क्राइसिस कैसे चल रहे हैं, कैसे पानी का कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए। तो इन सब प्रोग्राम या इन जो स्टेप लिए जा रहे हैं, इससे विमेन को जागरूक किया जाएगा, तो जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं। यही इसका एम है, ये इसमें दिया गया है। नेक्स्ट इसमें ये दिया जाएगा, हिंदी में आप देख लो कि ये अभी है जल दिवाली, जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिला अभियान। कौन से मंत्रालय में, शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है। जो अमृत स्कीम है वो इसके अंडर में चलाया जा रहा है। 2023 में शुरू हुआ था, 7 नवंबर 2013 से 23 से 9 नवंबर 2023 को पूरा हो गया ये। इसमें क्या होता है, अलग अलग शहरों की महिलाओं को लाया गया, जिसमें स्टेट है, यूटीज़ है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनकी महिला को आया, उनको एजुकेट किया गया, उनको काफ़ी नॉलेज दिया गया, जो इसके रिपोर्टेड मतलब इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी उनके साथ शेयर की गई और उन्हें जागरूक करने का कार्य किया, अवेयरनेस फैलाई गई है। ठीक है, इसका एम क्या है, महिलाओं को शामिल करना है, उनके जल उपचार संयंत्रों के बारे में दौरा करवाना है, जहाँ पे जल उपचार संयंत्र वाटर के जो भी बने हुए हैं ना, वाटर के जो उपचार संयंत्र वहाँ लेके गए, भाई कैसे इसका यूज़ होता है, कैसे इसको शुद्ध किया जाता है, उसके बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। मोन ऑफ जागरूकता वगैरह के हैं, जागरूकता वगैरह के बारे में ही फोकस करा। अब इस बेनिफिट क्या होगा, सिग्निफिकेंस ये है कि इससे महिलाओं में एम्पावरमेंट हो जाएगी, एम्पावरमेंट बढ़ेगा, नॉलेज एम्पावरमेंट होगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा, जेंडर इक्वालिटी आएगी, इससे एक्सेसिबिलिटी होगी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स अच्छा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको घर तक मिलने का काम होगा, भाई उनको घर तक अच्छा सा शुद्ध पानी मिले। फिर जेंडर इक्वलिटी मीन्स महिलाओं को या पुरुषों को इक्वल लेवल पे देखा जाएगा, तो जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाएगा। उन्हें सेंस ऑफ ओनरशिप में मालिक की भावना है कि हम इससे जुड़े हुए, हम इसके मालिक है, उसकी भावना आएगी। तो ये सब इससे रिलेटेड टर्म में आप याद रखना। नेक्स्ट है अटल मिशन। अब अटल मिशन जो अमृत है ना, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत के बारे में भी जान लो। 2015 में स्टार्ट हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री, महुआ वही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। 500 सिटी में स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता है, हर टाउन में, हर गली में वाटर को भेजा जाएगा, मतलब पानी भेजा जाएगा, शुद्ध पानी भेजा जाएगा। और सिटी और टाउन में जो भी पानी इरीगेशन वगैरह की व्यवस्था हो, लाइक पानी अगर वेस्टेज वाटर है उसको सही से सप्लाई किया जाएगा, तो सैनिटेशन की भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, ड्रेनेज की भी अच्छी व्यवस्था होगी, ग्रीन पैलेस बनाया जाएगा, पब्लिक पैलेस के लिए चलने के लिए सड़कों के पास में आम आदमी के चलने की व्यवस्था की जाएगी। ये सब इसी का पार्ट है, अमृत स्कीम के पार्ट है। ठीक है, ये इसके बारे में जान लिया। अमृत स्कीम 2.0 भी अभी लागू कर दी गई है, इससे बड़े लेवल पे लागू किया है 2020-21 में, जो 2025-26 तक चलेगी। इसे काफ़ी बड़े लेवल पे बनाया गया है। हिंदी में भी आप देख लो। सबसे पहले इस अभियान का महत्व क्या है घरेलू महिलाओं में,
तो ज्ञान का सशक्तिकरण का करेगी, महिलाओं की पहुंच बढ़ाएगी, शुद्ध पेयजल और स्वच्छ पहले तक लैंगिक समानता लाएगी, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा, उनमें स्वामित्व यानी मालिक का भावना आएगा उनमें। और ये अटल कायाकल्प, अमृत के बारे में आप जान लो, अटल कायाकल्प और शहर परिवर्तन मिशन, ये अमृत है, ठीक है। पर 2015 में शुरू किया गया था, ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। महुआ मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, 500 शहरों में स्टार्ट किया जाएगा, किया गया था। बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया था, इसमें स्टेज प्रबंधन, तूफान आने वाली पानी की निकासी की व्यवस्था की गई, ठीक है। और 2021-22 में ये 2.0 स्टार्ट किया गया था, इसमें भी डिजाइन प्रदान किया गया, सारा यूनिवर्सल कवरेज दी गई थी इसमें, ये सब फोकस था, ठीक है। ये सब आपने जान लिया। नेक्स्ट हमारा है एक वोल्केनो आता है जिसका टर्मिनोलॉजी तो काफ़ी टफ है, याद नहीं, आप ये भी देख लेना। कल्यूचेवकोसाई वोल्केनो, कल्यूचेव वोल्केनो आया है, ये कहाँ आया है? रसिया का काचमाटा पेनिनसुला, रसिया के आप मैप देखोगे तो रसिया के ईस्टर्न साइड में एक काचमाटा, जो मैं आपको भी मैप में दिखा दूंगा, तो वहाँ पर एक वोल्केनो आया है, एक्टिव वोल्केनो है, ये एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो। सबसे पहले एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है उसके बारे में जान लो। तो एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो मतलब एक्टिव मतलब रेगुलर आ रहा है, एक्टिव तो समझ गए रेगुलर, और स्ट्रेट का होता है लेयर, परत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस वोल्केनो में जब वह काफ़ी तीव्रता से आता है वोल्केनो, तो ये काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, ऊंचाई पर जाने के बाद में सीधा नीचे गिरता है, तो एक शंकुआकार मतलब एक कोण होता है, कोण शेप में बन जाता है, यहाँ से तीखा होता है, कोण होता है, और यहाँ पे यूँ गिर जाता है, एक लेयर की बात ही बन जाता है, स्ट्रेट बन जाता है, परते परते बन जाती है, इसे स्ट्रेट वोल्केनो कहा जाता है। इसमें काफ़ी जो यहाँ से इंटेंसिटी काफ़ी तीव्र होती है, यहाँ पे कोण बन जाता है और आसपास में गिरता है, तो ये स्ट्रेटो वोल्केनो ये कहा जाता है, ये एक्टिव भी है। तो ये काफ़ी बड़ा जो अभी वोल्केनो है ना, तो स्ट्रेट वोल्केनो में सबसे बड़ा वोल्केनो ये है, ठीक है। ये टर्म आपने देख ली इसके बारे में, और ये अब मैप में देख लो कि कहाँ पर लोकेशन कहाँ है इसकी। तो ये पहले था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये लोकेशन इसकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ये है काचमाटा प्लेटू, एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास में ये, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्केनो आया है, ये यूरोप रसिया के पास में ही आया है, ठीक है, रसिया की ईस्टर्न साइड में, ये पूरी है रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, मैप के माध्यम से। और बस इसके बारे में यही था, तो आपकी आज की न्यूज़ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।